शायद वहाँ पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, इस वजह से नहीं आ रहा होगा। तो जब मैं स्टार्ट किया था टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताया था कि जो भी आउटपुट वेवफॉर्म होगा आपका, वेदर दैट आउटपुट वेवफॉर्म इज वोल्टेज वेवफॉर्म और करंट वेवफॉर्म, a particular portion of that waveform should be linear. ठीक है, if a particular portion is linear, then only on that condition we can say that the particular circuit is a time based generator circuit. उसके बाद आता है पार्ट की whether that particular जो वेवफॉर्म है आपका वोल्टेज वेवफॉर्म है कि करंट वेवफॉर्म है। अगर वोल्टेज वेवफॉर्म का पर्टिकुलर पोर्शन आपका लीनियर है तो उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट। एंड इफ अगर आउटपुट वेवफॉर्म आपका जो करंट है और करंट का पर्टिकुलर पोर्शन आपका लीनियर है, सो दैट इज कॉल्ड एज द करंट स्विच जनरेटर। ठीक, तो ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन है कि पर्टिकुलर सर्किट आपका टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट है या नहीं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था अबाउट द वोल्टेज स्वीप जनरेटर सर्किट, और वोल्टेज स्वीप जनरेटर में हम लोग एक टाइप देखे थे दैट इज एक्सपोनेंशियल स्वीप सर्किट। ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द वोल्टेज स्वीप जनरेटर सर्किट। तो उसमें उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपका टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक है, पर्टिकुलर पोर्शन लीनियर होना चाहिए, तो हमने जो सर्किट यूज किया था दैट इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटर। बट एज वी नो द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द कैपेसिटर इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। ठीक है, उसका आउटपुट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल है। या तो हम लोग चार्जिंग की बात करें या तो डिस्चार्जिंग की बात करें, हमारा कैपेसिटर हमेशा एक्सपोनेंशियली चार्ज और डिस्चार्ज होता है। देन हाउ कैन वी से दैट अ पर्टिकुलर पोर्शन इज लीनियर, क्योंकि वहां तो न चार्जिंग का पोर्शन लीनियर है ना तो डिस्चार्जिंग का पोर्शन लीनियर है। तो उस पर बेस्ड ऑन हमने कुछ एक डेरिवेशन किया था, और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डेरिवेशन हमने डेराइव किया था एक कंक्लूजन, इफ द विड्थ or the difference in between the signal voltage and supply voltage is minimum, on that condition the output of that particular voltage waveform should be linear. तो अगर उसके बीच का डिफरेंस आपका मिनिमम है सप्लाई वोल्टेज और इनपुट सिग्नल के बीच का, तब हम कह सकते हैं कि उसका पर्टिकुलर एक पोर्शन लीनियर आएगा। ठीक, सेम चीज हम लोग फंडामेंटल कहाँ यूज करते हैं, इन केस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जब हम लोग सैम्पलिंग करके इनकोडिंग का क्वांटाइजेशन वाला पार्ट करते हैं, तो सैम्पलिंग का जो पोर्शन है आप लोग देखिए कई पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं वेवफॉर्म को। कई पार्ट में डिवाइड करने का वही फंडामेंटल है, पर्टिकुलर पोर्शन आपका लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर है तब हम कह सकते हैं पर्टिकुलर पोर्शन में जो वेरिएशन है सिग्नल का, दैट वेरिएशन इज कांस्टेंट। ठीक, तो ये बेसिक फंडामेंटल है टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट का। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट स्विच जनरेटर सर्किट। तो जैसा मैंने आपको बताया बेसिक डेफिनेशन ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट, तो जो आपका करंट टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अ पर्टिकुलर आउटपुट करंट वेवफॉर्म पोर्शन शुड बी लीनियर। तो क्या बोल रहा है आपके डेफिनेशन में, अ लीनियर करंट टाइम बेस्ड जनरेटर इज वन दैट प्रोवाइड्स एन आउटपुट करंट वेवफॉर्म अ पोर्शन ऑफ विच एग्जिबिट अ लीनियर वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन क्या करेगा, लीनियर वेरिएशन देगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। And how this waveform is generated? So that waveform can be generated by applying a linearly varying voltage waveform generated by a voltage time based generator across a constant voltage across a inductor। ठीक है, तो ये जो आउटपुट करंट वेवफॉर्म है, क्योंकि जब तक आप सिग्नल वोल्टेज नहीं देंगे तब तक आपका करंट सर्किट में फ्लो नहीं होगा। तो द जनरेशन ऑफ द करंट इज बेस्ड ऑन द अप्लाई वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे एक voltage time based generator circuit that is to be applied at the base terminal of the transistor here in case of the current sweep generator circuit, और उसके थ्रू हम लोग ट्रांजिस्टर को यहाँ पे सैचुरेशन कंडीशन में लाएंगे, और जो भी आपका करंट फ्लो होगा only on that condition that current will flow across the inductor। ठीक, बेसिकली कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसको, तो लीनियरली वेरिंग करंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन एप्लीकेशन। ये बेसिक एप्लीकेशन एक सिंगल एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पे हम लोग करंट स्विप जनरेटर सर्किट यूज करते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट स्विप जनरेटर सर्किट। उसका बेसिक सर्किट डायग्राम देखते हैं, साथ में आउटपुट करंट एंड वोल्टेज वेवफॉर्म। ये जो आपको फिगर ए दिख रहा है दैट इज द सर्किट डायग्राम ऑफ करंट स्विप जनरेटर सर्किट। जो पार्ट बी दिख रहा है आपको यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन में, दैट इज द वेव फॉर्म और द सिग्नल which is to be applied at the base terminal of the
ट्रांजिस्टर। तो ये जो आपका ट्रांजिस्टर मान लीजिए आपका Q है या Q1 ले लीजिए, Q1 ट्रांजिस्टर, here suppose that particular resistance is RB, base resistance of the transistor। तो जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एट द बेस टर्मिनल ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, दैट इज VB। और VB का वेरिएशन कैसा है आप देख सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर पल्स है, वेयर व्हेन द वैल्यू ऑफ t इज लेस देन 0, जब t की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, द लेवल ऑफ दिस इनपुट सिग्नल इज नेगेटिव, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जैसे ही आपका इक्वल टू 0 हुआ, दैट सिग्नल वेवफॉर्म इज टू बी is changing its portion from negative side to positive side और from lower side to the upper side। तो t is equal to 0 पे आपका सिग्नल वोल्टेज की वैल्यू क्या है, हाई है। कब तक ये हाई मिलेगा, up to when the value of time period t is equal to tg। so in between 0 to tg the level of the input signal waveform is high, but before t is equal to 0 and after t is equal to capital Tg, the level of the input signal waveform is negative। so this is how the input signal, variable input signal is to be applied at the base terminal of the transistor। तो इस टाइप का सिग्नल हम लोग कहाँ दे रहे हैं, ट्रांजिस्टर में। क्यों दे रहे हैं हम लोग ट्रांजिस्टर में, तो एक बेसिक पर्पस है ट्रांजिस्टर का, टू मेक इट आइदर इन कट ऑफ रीजन और टू बी इन सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो इसको ऑन ऑफ पल्स स्विच की तरह काम करवाने के लिए हमने इस टाइप का सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ है, उसी पे इस करंट स्वीप जनरेटर सर्किट का ऑपरेशन बेस्ड है। ठीक है, अब जैसा कि करंट स्वीप जनरेटर सर्किट में हम लोग बोलते हैं कि जो आउटपुट करंट वेवफॉर्म है उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन लीनियर होना चाहिए। तो इस सर्किट का एनालिसिस करके देखते हैं कि जैसे कि इस सिग्नल में आपको दिख रहा है करंट वेवफॉर्म में ये पर्टिकुलर पोर्शन आपका लीनियर दिख रहा है, तो कैसे ये सिग्नल आपका जनरेट होगा या ये इक्वेशन कैसे जनरेट हुआ, ये पर्टिकुलर इक्वेशन आपको कैसे मिल रहा है, इस पूरे वेवफॉर्म की एनालिसिस अब हम करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द बेस टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए हमने क्या अप्लाई किया, VB वोल्टेज, दिस VB वोल्टेज कहां दिया है हमने, एट द बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर Q1। सो हियर द वैल्यू ऑफ करंट इज सपोज IB करंट हमने यहाँ पे पास किया। कब IB करंट फ्लो होगा, जब इस वोल्टेज VB की वैल्यू हाई होगी। बट इसको मान लीजिए हमने कुछ केसेस लेके चलते हैं। मान लीजिए फर्स्ट जो केस है, इन फर्स्ट केस व्हेन द वैल्यू ऑफ t इज लेस देन 0, जब t की वैल्यू लेस देन 0 है, तो जैसे ही लेस देन 0 हुआ, वैल्यू क्या है वोल्टेज की, निगेटिव। व्हेन इट इज निगेटिव, नो एनी वोल्टेज इज सप्लाइंग एट द बेस टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर आपका कहाँ पे होगा, कट ऑफ रीजन में। कब कट ऑफ रीजन में आ रहा है, when the level of the input signal waveform is negative। negative मतलब जब t की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, तो फर्स्ट केस when t is less than 0, base terminal voltage is negative। when base terminal voltage of the transistor is negative, transistor is operating in cut off region। when it is in cut off region, that means it is acting in a as a ओपन सर्किटेड। तो सर्किट आपका क्या है, ओपन है, तो यहां पर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, अब अपर पोर्शन देखते हैं, क्योंकि आप एक चीज जानते हैं कि सर्किट में करंट कब फ्लो होगी, व्हेन इट इज क्रिएटिंग अ लूप। तो अगर कहीं भी लूप मिलता है सर्किट में तो करंट वहां पे फ्लो होगी। बट इफ लूप इज नॉट प्रेजेंट, इफ द सर्किट इज ओपन सर्किटेड, नो एनी करंट विल फ्लो इनटू द सर्किट। ठीक, तो ये पोर्शन हमने देखा सर्किट का, ये पोर्शन अभी आपका ओपन है। क्या ये पोर्शन ओपन है, तो अब इस पर्टिकुलर पोर्शन में जाते हैं, क्योंकि ये आपको क्या दिख रहा है, एक लूप दिख रहा है। बट ये लूप क्रिएटेड है भी कि नहीं, इसकी एनालिसिस करना आप जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज कितना है, VCC। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में VCC, तो यहाँ भी आपका वोल्टेज कितना है, पॉजिटिव VCC। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट, क्योंकि ओपन सर्किटेड है। यहाँ पे वोल्टेज 0, यहाँ पे दोनों पोर्शन में VCC। अगर हम लोग एज्यूम करके चले कि VCC की वैल्यू कितनी है, +15 वोल्ट है। ठीक है, +15 वोल्ट है। अभी इनिशियली इंडक्टर में कोई भी चार्ज नहीं है ना, तो इनिशियली इंडक्टर इज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, कोई भी चार्ज वहां पे प्रेजेंट नहीं है इंडक्टर में। तो यहाँ पे डायोड के निगेटिव टर्मिनल में देखिए कितना वोल्टेज है, 15 वोल्ट। डायोड के निगेटिव टर्मिनल में 15 वोल्ट, और जो पॉजिटिव एनोड टर्मिनल है
यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। ठीक, so at a negative portion of the diode the level of the input voltage is plus 15 volt, but at the positive portion of the diode the level of the input voltage is 0 volt. That means this diode is working in open loop condition. ठीक, open circuit. When it is open, this particular portion is also open. तो पूरा सर्किट आपका क्या हो गया, ओपन सर्किटेड. नो एनी लूप इज प्रेजेंट ओवर हियर. व्हेन देयर इज नो एनी लूप इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 0. तो ये जो IL आपके इंडक्टर के क्रॉस करंट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 मिली एम्पियर. ठीक, इसलिए आपको दिख रहा है व्हेन द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल लेस देन 0, इस पर्टिकुलर पोर्शन में यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां लेकर इस पर्टिकुलर पोर्शन तक क्या है वैल्यू ऑफ करंट, करंट इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर. तो इंडक्टर के क्रॉस कितनी करंट है, 0 मिली. ठीक, तो द वैल्यू ऑफ करंट इज 0. ठीक, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज. कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल में कितना वोल्टेज है, जब यहाँ पे कोई वोल्टेज ही नहीं है, कोई ड्रॉप ही नहीं है वोल्टेज का, तो कलेक्टर टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू योर supply voltage. So when the value of current is 0, no any voltage drop into the circuit, so the value of collector terminal voltage will be how much, that will be equal to supply voltage. तो 0 पे देखिए आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है, कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज VCC. कब तक मिलेगा, जब तक इनपुट वोल्टेज लेवल क्या है, T से बिलो है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पोर्शन में लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज इज नेगेटिव. ठीक है, यहां से यहां तक हम लोग को करंट की वैल्यू कितनी, इंडक्टर की करंट की वैल्यू कितनी है, 0 मिली एम्पियर, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर इज सप्लाई वोल्टेज. ठीक, आई होप दैट मच पोर्शन वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इसके बाद चलते हैं सेकेंड पोर्शन ऑफ द वेव फॉर्म. सेकेंड पोर्शन क्या है, व्हेन द वैल्यू ऑफ t, when the value of t is in between 0 to Tg. ठीक है, when the value of t is greater than or equal to 0 and less than Tg. मतलब किस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस अपर पोर्शन की, अपर लेवल ऑफ द इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म. तो when the level of the input voltage waveform is high, when the level of this voltage is high, now the base terminal of the transistor will get sufficient amount of the voltage to make it in saturation condition. क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिल रहा है, कैसे कह सकते हैं सफिशिएंट वोल्टेज, ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन कंडीशन में जाने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 0.7. यहाँ पे बेस वोल्टेज कितना है, हो सकता है 10 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, तो ये सभी वोल्टेज आपके कितने हैं, दैट इज मोर देन 0.7. ठीक है, इस वजह से जैसे ही हम लोग t इज ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, या व्हेन द लेवल ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज हाई, उस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करते हैं, तो आपका ट्रांजिस्टर कहाँ पे चले जाता है, इन सैचुरेशन कंडीशन. इसलिए हमने क्या बोल रहा है, कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल वोल्टेज इज हाउ मच, सैचुरेशन वोल्टेज. तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपका आउटपुट वोल्टेज कितना है, दैट इज इक्वल टू सैचुरेशन. टू सैचुरेशन, इट इज गेटिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वोल्टेज एट द बेस टर्मिनल. तो बेस टर्मिनल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिला, तो ट्रांजिस्टर आपका कहाँ चला गया, ये सैचुरेशन कंडीशन. ठीक है, जैसे ये सैचुरेशन में हुआ, नाउ इट विल बी शॉर्ट सर्किटेड, दैट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड. जैसे ही ग्राउंड से कनेक्ट हुआ, भले इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपका क्या है, कोई वोल्टेज नहीं है, ये ओपन सर्किटेड पाथ है आपका, ये वाला पोर्शन क्या है, अभी भी ओपन सर्किटेड पाथ है, बट इस पॉजिटिव पोर्शन से लेके इस ग्राउंड पोर्शन तक क्या होता है, लूप क्रिएट हो जाता है. ठीक है, एंड ड्यू टू दैट the current across the inductor will start flow. ठीक, तो इंडक्टर के अक्रॉस अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, जैसे जैसे इंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होगी, नाउ इंडक्टर इज चार्जिंग, इंडक्टर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है. कब तक, अप टू इट्स पीक वैल्यू. और ये पीक वैल्यू कब मिलेगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू Tg, क्योंकि t इज इक्वल टू Tg तक ही इस लेवल ऑफ द इनपुट वोल्टेज क्या है, हाई है. तो जब तक आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन कंडीशन में रहता है, तब तक ये इंडक्टर आपका क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है.
क्यों चार्ज हो रहा है? जैसे इंडक्टर सैचुरेशन कंडीशन में था, ये एक लूप क्रिएट करता है, इस लूप की वजह से करंट इंडक्टर के क्रॉस करंट फ्लो होती है, और करंट के फ्लो होने से इंडक्टर आपका चार्ज होता है। ठीक, कितनी होगी चार्जिंग करंट की वैल्यू? करंट अक्रॉस द इंडक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला, IL इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t Vn इंटू dt। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इक्वेशन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट अक्रॉस द इंडक्टर। सो IL इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t Vin इंटू dt। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vin? सोर्स ऑफ करंट अक्रॉस द इंडक्टर है क्या, किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? ड्यू टू दिस VCC की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ना। तो कितना हो गया वैल्यू? 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t VCC इंटू dt। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा VCC 0 टू t इंटीग्रेट करेंगे तो t, so VCC इंटू t डिवाइडेड बाय दिस L। सो द वैल्यू ऑफ दिस इंडक्टर करंट इज इक्वल टू VCC इंटू t डिवाइडेड बाय L। ठीक है, ये वैल्यू है करंट अक्रॉस द इंडक्टर की। ठीक, तो अब हम लोग कहां तक पहुंच गए? अप टू t इज इक्वल टू tg। अब बात करते हैं व्हेन द लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल इज और व्हेन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज मोर देन tg। ठीक है, तो टू फेज में एनालिसिस कंप्लीट हो गया, अब थर्ड फेज में चल रहे हैं। थर्ड फेज या थर्ड पोर्शन क्या? व्हेन द वैल्यू ऑफ t इज मोर देन tg। तो जैसे ही टाइम पीरियड की वैल्यू हुई कैपिटल TG, on that condition again the level of the base terminal voltage of transistor is negative or at its lower level। जैसे ही t is equal to tg से ज्यादा हुआ, लेवल क्या हो गया बेस टर्मिनल वोल्टेज का? अगेन निगेटिव, अगेन निगेटिव हो गया, बिलो हो गया 0.7 वोल्टेज से, 0.3 वोल्टेज से भी बिलो चले जा रहा है क्योंकि निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज। तो अब ट्रांजिस्टर आपका क्या होगा? नाउ द ट्रांजिस्टर विल अगेन शिफ्ट फ्रॉम सैचुरेशन रीजन टू कट ऑफ रीजन। सो अगेन ट्रांजिस्टर विल बी इन ओपन सर्किटेड कंडीशन। ट्रांजिस्टर आपका फिर से ओपन सर्किटेड हो गया। तो अभी तक जो लूप मिल रहा था इसको यहां से यहां तक, वो लूप क्या हो गया? ब्रेक। ठीक है, लूप ब्रेक हो गया। जैसे ही लूप ब्रेक हुआ ना, द इंडक्टर विल ट्राई टू डिस्चार्ज। अब इंडक्टर क्या करेगा? डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा, बट डिस्चार्ज भी कैसे हो सकता है? इंडक्टर अक्रॉस सम लोड, लोड के अक्रॉस ही आपका डिस्चार्ज हो सकता है। तो नेक्स्ट फेज की एनालिसिस करके देखते हैं एक्चुअल में सर्किट में है क्या इस पोर्शन में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर देखते हैं इस पोर्शन। तो हम लोग थर्ड फेज में अब चल रहे हैं। ठीक, तो इस थर्ड पोर्शन में देखिए, सेकेंड पोर्शन में जब कंडक्टर इंडक्टर के क्रॉस करंट आपकी फ्लो हो रही थी तो इंडक्टर आपका चार्ज हो रहा था। ठीक, कितना तक चार्ज हुआ ये डिपेंड करेगा कितने टाइम के लिए कितनी करंट फ्लो हुई। हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे कितना वोल्टेज था? 15 वोल्ट। ठीक है, मान लीजिए 5 वोल्ट चार्ज हो गया इंडक्टर। टोटल कितना वोल्टेज हो गया यहाँ पे थर्ड फेज में? व्हेन t इज इक्वल टू मोर देन tg। फिर से VCC सप्लाई है, यहाँ पे हो गया 20 वोल्ट, यहाँ से चार्जिंग है तो शॉर्ट सर्किटेड, यहाँ का 5 और यहाँ का 15, 20 वोल्ट हो गया। इस पोर्शन में क्या है? हियर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 15 वोल्ट। तो डायोड के निगेटिव टर्मिनल में 15 है, पॉजिटिव टर्मिनल में 20 वोल्टेज है। दैट मीन्स at the anode portion of the diode the level of the voltage is high as compared to the cathode terminal voltage of the diode, negative terminal में। ठीक, इस वजह से डायोड आपका क्या हो जाएगा? इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। ठीक है, क्यों फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में? बिकॉज एट द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द डायोड इज हायर
एज कंपेयर टू निगेटिव पोर्शन। जैसे यहाँ वो डायोड शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन, ये क्या हो गया, ये लूप मिल गया, ठीक। विद द हेल्प ऑफ दैट लूप जो करंट है इंडक्टर की, अब वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगी। अब किसके थ्रू डिस्चार्ज होगी, अक्रॉस दिस डैम्पिंग रेजिस्टेंस आर डी। डी रिप्रेजेंट्स द डैम्पिंग, ठीक। तो इंडक्टर अब किसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस आर डी। देख सकते हैं आप, आफ्टर दिस पीक लेवल नाउ दिस इंडक्टर इज करंट अक्रॉस द इंडक्टर इज डिक्रीजिंग, ठीक। किसके अक्रॉस, आर डी रेजिस्टेंस के। So what will be the value of current across the inductor या discharging current across the inductor? क्या होता है discharging current across the inductor? Peak current into e to the power minus t by tau. That is the equation for the calculation of discharging current across the inductor. ठीक, IL is what? Peak current. Peak current कितनी है, देखिए यहां तक आपका पीक था, यहां से जहां से स्टार्ट हुआ डिस्चार्ज होना, तो वैल्यू ऑफ दैट करंट इज IL, so that is represented by simply IL. So IL into e to the power minus t. What is the value of time period? ये देखिए यहां से लेके ये पूरा पोर्शन आपका क्या है, t है, बट चार्ज होने में ये पर्टिकुलर पोर्शन आपका टाइम पीरियड लैप्स हो चुका है, इस पार्ट को तो कंसीडर नहीं करेंगे, डिस्चार्जिंग में ये कंसीडर नहीं होगा। तो टोटल जो टाइम t था, इसमें इस पोर्शन को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। तो टाइम विल बी व्हाट, t, और ये पोर्शन 0 टू tg क्या है, कैपिटल TG, सो t माइनस tg। t की वैल्यू क्या हो गई, t माइनस tg। नाउ थर्ड अननोन पैरामीटर इज टाउ। टाउ इज व्हाट, टाउ इज अ टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट किसका, इंडक्टर का। तो इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, L बाई आर। टाइम कांस्टेंट ऑफ द इंडक्टर इज L बाई आर, ठीक। तो L तो एज इट इज है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक दो इंडक्टर तो है नहीं, सिंगल आपका L इंडक्टर है। अगर L1 L2 L3 होता तब उस पोर्शन में हम लोग देखते किस पर्टिकुलर इंडक्टर के लिए ये कैलकुलेशन चल रहा है, L1 के लिए, L2 के लिए, L3 के लिए। तो यहाँ पे सिंगल इंडक्टर है, सो L इज एज इट इज कैपिटल L। नाउ व्हाट इज R? तो रिस्पॉन्सिबल रेजिस्टेंस कौन सा है इसको डिस्चार्ज करने के लिए, इंडक्टर। तो इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टेंस RD, सो R इज रिप्रेजेंटेड बाय RD। तो R को हम लोग किससे रिप्लेस कर दिए, RD से, ठीक है। इसलिए आपको क्या मिला, IL इज इक्वल टू कैपिटल IL इंटू e टू द पावर माइनस RD इंटू t माइनस TG डिवाइडेड बाय, so this is the value of discharging current across the inductor, ठीक। वोल्टेज वेवफॉर्म में आपको क्या मिलेगा, ये तो आपका सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, ये तो सप्लाई वोल्टेज VC, और IL इंटू RD आपका क्या है, टोटल वोल्टेज स्टोर्ड अक्रॉस द इंडक्टर। तो IL इंटू RD का हमको क्या मिलता है, पीक ओवरशूट। इस पोर्शन में क्या मिलता है, पीक ओवरशूट। ओवरशूट किस वजह से जनरेट हो रहा है, जब आपका ऑन हो रहा है ट्रांजिस्टर, तो उस कंडीशन में VCC सप्लाई तो मिल ही रही है करंट फ्लो होने के लिए, साथ में आपका जो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो भी स्टोर करके रखे रहते हैं ना इंडक्टर के अक्रॉस, तो वो भी एज अ सोर्स काम करना स्टार्ट कर देते। तो एट t is equal to TG we are getting a overshoot due to IL into RD, and after some time it will settle down to VCC। जैसे ही इंडक्टर का चार्ज कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टर टर्मिनल वोल्टेज, कलेक्टर टर्मिनल वोल्टेज विल बी योर सप्लाई वोल्टेज। So this is the operation of this current sweep generator circuit. How to generate the output current and voltage waveform with the help of this particular circuit. If anyone is having any kind of the doubt, then you may ask. किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, जल्दी से बताइए। किसी को कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं।
कोई ऑनलाइन है? यस सर। यस सर। तो आप लोग रिप्लाई किया करिए। मैं पिछले लास्ट टाइम भी बोला था ना कि कहीं भी डाउट रहे या नहीं रहे आप लोग को चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दिया करिए, तो हम लोग आगे बढ़े ना। यस अभी तो पता चलेगा कि आप लोग को डाउट है कि नहीं है। जब तक आप लोग खुद नहीं बोलेंगे तब तक मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। तो जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट है कि नहीं है तो यस सर पूछ लीजिए, नहीं है तो नो सर। जल्दी से बताओ, फिर आगे चले। कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। तो ऑफलाइन क्लास में तो बहुत डाउट था, ऑनलाइन में लगता है ज्यादा समझ में आता है। चलिए कोई बात। तो ये हो गया आपका करंट स्वीप जनरेटर सर्किट। ठीक है, अब एक छोटा सा हम लोग और कैलकुलेशन करते हैं फॉर चार्जिंग करंट ऑफ दिस इंडक्टर। आईएल के चार्जिंग करंट का एक छोटा सा, ये जो आईएल की वैल्यू है दैट इज इन आइडियल कंडीशन, वीसीसी इंटू टी डिवाइडेड बाई एल। क्योंकि ये कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पीरियड में टाइम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इंडक्टर करंट बढ़ती जाएगी। ये मतलब एक लीनियर बिहेवियर आपका शो कर रहा है, बट ऐसा तो नहीं होता प्रैक्टिकल कंडीशन में। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। ठीक, तो इन प्रैक्टिकल कंडीशन वी ऑल्सो नीड टू कंसीडर द इनपुट या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ये फर्स्ट हम लोग को कंसीडर करना जरूरी है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एल। एल फॉर इंडक्टर। तो आर एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर। साथ में जब ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में है, सो करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग विद द हेल्प ऑफ कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो जब भी कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल या किसी भी कंपोनेंट के थ्रू करंट आपकी पास होती है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में रेजिस्टेंस या ड्रॉप वहां पे जनरेट होता ही है प्रैक्टिकल कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर एज द करंट इज पासिंग विद द हेल्प ऑफ कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल ऑफ द transistor, so one more resistance is present, that is represented by RCS, which is called as collector saturation resistance. So when the transistor was in saturation condition, on that time RCS represents the internal resistance of the transistor. ठीक, क्योंकि एनालिसिस या कैलकुलेशन हम लोग किस पार्ट का कर रहे हैं, इस पार्ट। इस सेकेंड फेज में हमने देखा था ट्रांजिस्टर आपका क्या था, सैचुरेशन कंडीशन, और यही ट्रांजिस्टर क्या कर रहा था, एक लूप क्रिएट कर रहा था फॉर द फ्लो ऑफ द करंट अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक, तो इसी की वजह से आपकी इंडक्टर करंट फ्लो हो रही थी। तो जब करंट पास होगा फर्स्ट इंडक्टर के थ्रू, उस कंडीशन में आरएल आपको कंसीडर करना होगा, और जब करंट आपकी पास होगी आगे बढ़ते हुए अक्रॉस द ट्रांजिस्टर, ऑन दैट कंडीशन यू हैव टू कंसीडर द आरसीएस। So these are the two more resistances which are we need to calculate in practical condition. ठीक है, तो चार्जिंग करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। so that is represented as IL. so IL is equal to VCC divided by RL plus RCS multiplied by 1 minus e to the power minus t by tau. ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, साथ में वोल्टेज V। ठीक, ऐसा इक्वेशन होता है। मेरे को उम्मीद करता हूं आप सबको ये पता होगा। हटा दे, ठीक, बेसिक है ये। तो चार्जिंग करंट कितनी हो गई, V 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ। So that is the value of current across the inductor or charging current across the inductor. What is the value of this V? Total V कितना है यहाँ पर, बट कैलकुलेशन हम लोग क्या कर रहे हैं करंट का, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें, I से, तो बेहतर है। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग दी वोल्टेज, एक्चुअल में हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट। इसको ले लेते हैं I। ठीक,
तो क्या हो गया, चार्जिंग करंट अक्रॉस द इंडक्टर आई, कैपिटल आई, 1 माइनस e to the power minus t by tau. This is the value of charging current across the inductor. ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई किस पे डिपेंड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज। तो इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक कितना वोल्टेज का डिफरेंस है, तो यहाँ पे वीसीसी और यहाँ पर जीरो, तो वीसीसी माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू वीसीसी। तो अपर पोर्शन में आपको सिर्फ क्या मिला, वीसीसी। साथ में कौन कौन से रेजिस्टेंस वहां पे प्रेजेंट हैं, क्योंकि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मिला, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर। साथ में कहाँ मिला, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस collector terminal of the transistor, collector to emitter terminal of the transistor. So that is RL plus RCS. So that is the value of I. So VCC divided by RL plus RCS 1 minus e to the power minus t, क्योंकि इसके पहले पूरा जीरो है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का कैलकुलेशन ही कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, टी ओनली, तो हमने टी ही लिया हुआ है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज टाउ, टाउ में बताया इंडक्टर के केस में टाउ की वैल्यू क्या होती है, एल बाई आर, एल बाई आर। यहां चार्जिंग के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, तो आर इज इक्वल टू आर एल और आरसीएस, दोनों यहां पे लग रहे हैं चार्जिंग कंडीशन में, इन दोनों के थ्रू आपकी करंट पास हो रही है। सो यू हैव टू कंसीडर आर एल एंड आरसीएस बोथ। तो इसलिए क्या हो गया इक्वेशन टाउ का, एल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आरसीएस। ठीक, सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो वीसीसी माइनस ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत इजीली आप कर लेंगे। हमने क्या किया है, हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, 2 एंड हायर ऑर्डर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट, चार्जिंग करंट अक्रॉस द इंडक्टर आईएफ। ठीक, तो ये प्रैक्टिकल कंडीशन में कब आपको यूज करना है, इफ इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ आरएल एंड आरसीएस इज गिवन, on that condition you have to use this equation number 1 for the calculation of inductor current. तब जब RL और RCS दिया होगा पेपर पे तभी आपको ये इक्वेशन यूज करना है, नहीं तो ये जो वेवफॉर्म में इक्वेशन दिख रहा है IL का VCC डिवाइडेड बाय L इंटू टी, आप उसको करके बढ़ सकते हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप आगे चल सकते हैं। अगर बोले स्लो पीरियड कितना होगा, तो स्लो पीरियड ऑफ द सर्किट इज RL plus RCS into IL divided by VCC. So that is the value of slow period of current sweep generator. So this is all about current sweep generator. यहाँ तक कोई डाउट, एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध रिलेटेड टू करंट स्वीप जनरेटर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है एक्चुअल में इस क्वेश्चन में करना आपको। इन द सर्किट शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ एल इज गिवन, एल की वैल्यू आपको दिया हुआ है 200 मिली हेनरी, ठीक, इस इंडक्टर की वैल्यू मिल गई आपको, एंड इट इज रिक्वायर्ड दैट द करंट इन एल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 100 मिली एम्पियर इन 1 मिली सेकेंड। ठीक है, मतलब जो करंट वेवफॉर्म का पोर्शन था यहां से यहां तक, इसमें इस 0 से लेके टीजी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिली सेकेंड, और करंट की वैल्यू कितनी बढ़ जा रही है यहां तक, ये पीक पॉइंट तक, दैट इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। ठीक है, तो for a time period of 1 millisecond, total current across the inductor is 100 milliamp. First of all, we need to find the value of VCC. तो इस डेटा के थ्रू हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, VCC। कंसीडर क्या करना है, RL इज इक्वल टू 0, VCE सैचुरेशन इक्वल टू 0। मतलब जैसे ही 0 वोल्टेज आता है आपका ट्रांजिस्टर किसमें पहुंच जा रहा है, सैचुरेशन कंडीशन में, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इंडक्टर का वो भी क्या है, 0। हम लोग को VCC कैलकुलेट करना है। मैं पहले ही बताया RL और RCS दिया होगा तब आप प्रैक्टिकल इक्वेशन यूज करेंगे करंट का, नहीं तो आइडियल यूज कर सकते हैं। तो आइडियल क्या था, IL इज इक्वल टू VCC इंटू T डिवाइडेड बाई L। तो L आपको ये दिया हुआ है,
टी की वैल्यू 1 मिली सेकेंड दी हुई है, IL की वैल्यू 100 मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो सिंपली यू मे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VCC। तो यहां से VCC आप कैलकुलेट कर लें। ठीक, तो पार्ट ए इज कंप्लीटेड। पार्ट बी में क्या है, इफ RD कंसिस्टिंग ऑफ द डायोड रेजिस्टेंस एलोन इज 10 ओम। तो यहां पर आपको सेकेंड पार्ट में RD दिया हुआ है, RD देना भी चाहिए क्योंकि इसी के थ्रू आपका इंडक्टर करंट क्या, इंडक्टर का चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, इस वजह से आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो RD की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। तो हम लोग को क्या करना है, IL और VCE का वेव फॉर्म डिजाइन करना है, किस टाइप का वेव फॉर्म है। ठीक है, तो पार्ट बी हो जाएगा। ठीक, जो मैं बताया आपको वही चीज करना है। पार्ट सी में, इफ द ट्रांजिस्टर कैन विथस्टैंड अ कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RD दैट मे बी यूज। तो अगर 60 से ऊपर ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया तो RD की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज माइनस सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। सो करंट किसकी बात हो रही है, इंडक्टर करंट की, सो IL मैक्सिमम। ठीक, तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RD यूज कर सकते हैं, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज माइनस सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंडक्टर। तो वहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ RD। और लास्ट पोर्शन आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिकवरी टाइम। तो रिकवरी सर्किट की कितने टाइम में होती है, 3 टाइम्स ऑफ टाउ। रिकवरी टाइम इज 3 टाइम्स ऑफ टाउ, टाउ इज इक्वल टू L/R। ठीक, तो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा रिकवरी। ठीक, तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो VCC हमने उसी सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जो मैं आपको बताया, कौन सा बताया था आपको, IL इज इक्वल टू VCC इंटू T डिवाइडेड बाई L। यहां से VCC कैलकुलेट कर लीजिए, VCC इज इक्वल टू IL इंटू L डिवाइडेड बाई T। वही चीज हमने किया हुआ है, IL इंटू L डिवाइडेड बाई T। तो IL की वैल्यू कितनी है, 100, पहले L आ गया 200 मिली हेनरी, देन करंट मैक्सिमम कितनी है 100 मिली एम्पियर, और टाइम पीरियड कितना है 1 मिली सेकेंड। यहां से कितना आ गया VCC, VCC इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक, सेकेंड पोर्शन में हम लोग को वेवफॉर्म डिजाइन करना है, और वेवफॉर्म डिजाइन करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर चाहिए, बाकी सब तो इजी है, लीनियरली चलते रहेगा। मेन पोर्शन है आपका पीक ओवरशूट कितना है, और ओवरशूट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, द वैल्यू ऑफ ओवरशूट इज IL इंटू RD। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओवरशूट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IL, IL इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, एंड व्हाट इज RD, RD आपको देखिए पार्ट बी में दिया हुआ है 10 ओम। ठीक, तो RD की वैल्यू दिया हुआ कितना 10 ओम। तो 100 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 10 ओम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1 वोल्ट। इसलिए देखिए टोटल पीक यहाँ से क्या मिल गया 21 वोल्ट। ये टोटल पीक इज 21 वोल्ट, 20 VCC प्लस 1 वोल्ट का ओवरशूट। ठीक, तो IL is 100 मिली एम्पियर, RD 10, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। टाइम कांस्टेंट इज L/RD, L की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। पार्ट सी में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RD। तो RD मैक्सिमम आपको क्या बताया, ब्रेक डाउन वोल्टेज माइनस सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई IL। तो ब्रेक डाउन आपको दिया हुआ है 60, सप्लाई वोल्टेज कितना है, सप्लाई वोल्टेज इज 20 वोल्ट, तो कितना हो गया 60, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई IL, IL इज 100 मिली एम्पियर, तो 100 इज इक्वल टू 0.1, यहां से कितना आ गया 400 ओम। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RD दैट मे बी यूज्ड इज 400 ओम, और रिकवरी टाइम इज 3 टाइम्स ऑफ टाउ, टाइम कांस्टेंट ये टाउ है। तो 3 टाउ इज इक्वल टू L/RD, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 400, तो 1.5 मिली सेकेंड।
So this is how we have to solve the problems related to current sweep generator circuit. ठीक, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या वीसीसी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आरएल और आरसीएस। देखिए आरएल और आरसीएस दे दिया यहाँ पे, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जो बाद में आपको एक डेरिवेशन में बताया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आई। ठीक, तो उस इक्वेशन को यूज करके अब आपको करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। आरडी दिया हुआ है, हम लोग को करना क्या है, फॉर अ 500 माइक्रोसेकंड स्वीप। ठीक है, फॉर अ 500 माइक्रोसेकंड स्वीप, तो टाइम एंड पीरियड आपको क्या दे दिया, 500 माइक्रोसेकंड। तो आईएल और वीसी को हम लोग को प्लॉट करना है, लास्ट में स्लोप एरर की वैल्यू भी आपको बतानी है। तो ये चीज है इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन सिंपल सा, डिफरेंस क्या है दोनों में, वहां पे वीसीसी इंटू टी डिवाइडेड बाई एल सिर्फ इस फॉर्मूले के थ्रू हो जाएगा, बट आरएल और आरसीएस दिया हुआ है तो आपको ये कंप्लीट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं पहले भी बताया, बार बार बता रहा हूँ, इस चीज को मिस नहीं करेंगे। तो आप किस फॉर्मूले को यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टर करंट, VCC इंटू टी डिवाइडेड बाई एल के साथ में ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है, सिंपली रख दीजिए वैल्यू। VCC भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, आरएल और आरसीएस भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखिए आरसीएस, ये है आपका आरडी और ये आरएल, सब दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। टी की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 माइक्रोसेकंड स्वीप, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इज 500 माइक्रोसेकंड। ये रख दीजिए यहाँ पे, पूरी वैल्यू मिल गई। फ्रॉम देयर यू मे इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट, दैट इज इक्वल टू 48.4 मिली एम्पियर। ठीक, तो यही चीज आपको करना था यहाँ पे। ठीक, बन जाएगा। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट करंट स्वीप जनरेटर सर्किट और फर्स्ट पोर्शन ऑफ यूनिट नंबर 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बता दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे क्लिपर सर्किट। सेकेंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 का, दैट इज क्लिपर, मतलब वेवफॉर्म सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। वेवफॉर्म जनरेशन वाला पार्ट कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है क्या, एनी डाउट? नो सर। नहीं है, ठीक है। तो thank you very much for today and post your attendance in chat box.